अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, इस वक्त सियासत में जो एक बहुत अहमियत रखने वाली चीज़ है वो है मईशत का एंगल, और वो ख़ास तौर पर तब जब वफाकी बजट 2022-23 आ चुका है और ऐसे में मुश्किल सियासी फैसले बजट में भी हमें नजर आए हैं, और वो भी तब जब हम एक मुश्किल IMF प्रोग्राम, एक पेचीदा IMF प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके सियासी रेपरकशंस क्या है, क्या रेमिफिकेशंस है मौजूदा मखलूत हुकूमत के लिए, इनका वे फॉरवर्ड सियासत में भी क्या है, और इस पूरे बजट के बाद, क्योंकि अगर इलेक्शंस एट बेस्ट अपनी असेंबलीज मुद्दत पूरी करती हैं, अगले साल तक इलेक्शंस होते हैं, तब भी वक्त खासा महदूद है टू परफॉर्म फॉर द कोलिशन गवर्नमेंट। तो सियासत के एतबार से भी बात होगी, मईशत के एतबार से भी, और ग्रैंड डायलॉग की प्रपोजिशन तो की जा रही है, लेकिन उसके लिए माहौल या कंसेंसस डेवलप करने में हुकूमत वक्त क्या किरदार अदा कर रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे अहम मामलात आज हम जानेंगे इस खुसूसी नशिस्त में, जिसमें मेरे साथ यहाँ बराह रास्त जुड़े हुए हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वज़ीर आज़म अफगानिस्तान के, सीनियर नायब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। वेरी वार्म वेलकम टू यू सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमारे लिए। बहुत सारी बातें सर आपसे करने वाली, और आप माशाल्लाह एक बहुत कैंडिड और बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। आप हमेशा यू ऑलवेज स्पोकन फ्रॉम योर हार्ट। आपकी क्या राय है इस बजट के बारे में? डू यू थिंक आपसे जो उम्मीदें वाबस्ता थी अवाम की, बिलखुसूस तब जब आप PTI हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल करके उनको आप आए हैं और उस पूरे नतीजे में आपने हुकूमत ली है, क्या वो उम्मीदें आपके व्यू में पूरी हुई हैं इस बजट के थ्रू? देखिए, आज सियासत पीछे रह गई है। मईशत जो है असल मसला मुल्क का वो है, और हमारे मुल्क के हालात, माशी हालात जो हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़े हुए हैं और उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये दुरुस्तगी मुश्किल फ़ैसलों से आती है, और उन मुश्किल फ़ैसलों का बोझ अवाम पर पड़ता है। तो किसी भी सियासी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो ये फ़ैसले कर पाए। तो आज का जो बजट है ये हमारे जो माशी हालात हैं उनकी अक्कासी करता है, ये उनकी रिफ्लेक्शन है कि क्या हालात हैं, आप कैसे उनको ठीक करेंगे। तो इसलिए एक बहुत मुश्किल हालात में मैं समझता हूँ कि एक बैलेंस्ड बजट दिया है। कम से कम बोझ अवाम पर डाला गया है, कुछ रिलीफ भी दी गई है, और बोझ का ज़्यादा हिस्सा जो है वो माशरे के जो ज़्यादा आमदन वाले लोग हैं उन पर डाला गया है। अच्छा शाहिद साहब, आपके ज़ाहिर जमात से और वैसे भी आपका व्यू हमने देखा है कि आप इस कदर हक में नहीं थे कि इस वक्त हुकूमत आप लें और नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतीजे में फिर PTI गवर्नमेंट को घर भेजा जाए। ऐसे में आपने ज़ाहिर है कोई वफाकी काबीना में इस वक्त आपने कोई रोल भी नहीं लिया। ये तमाम मामलात अगर हम इसको पिवट करें मुआशी हालात से, क्या उसकी प्राइमरी वजह आपके असेसमेंट में मुआशी सूरत हाल थी, क्योंकि आपको यही लगता था कि इस वक्त कम है और आप चाह कर भी अपना बेस्ट भी अगर दें तो उस हद तक आप अचीव नहीं कर पाएंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है वो तो करना हमारी जिम्मेदारी थी। आई सी। और क्योंकि जहाँ पर इस हुकूमत ने पाकिस्तान को पहुँचा दिया था, आप इस हुकूमत का एक लम्हा भी और अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए अदम एतमाद तो बिल्कुल एक बहुत दुरुस्त फैसला था, हो गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा एक हुकूमत आइनी तरीके से तब्दील हुई। अब शुरुआत में इसमें आपकी जमात शायद उस वक्त इतनी रजामंद नहीं थी, जब आपको पीपल्स पार्टी उसके ऊपर आमादा करते थे कि आप नहीं, आबादगी की बात नहीं होती, हालात की बात होती है। और मैंने हमेशा कहा था कि जब बैसाखियाँ हट जाएंगी हुकूमत से तो अदम एतमाद हो जाएगा। आपके सामने जॉइंट सिटिंग में फाइनेंस बिल एक आया था, उसमें दीगर कवानीन में जो नंबर्स थे हुकूमत के पूरे किए गए। वो उनके पास नंबर्स नहीं थे हुकूमत करने के, पूरे किए गए। जब वो बैसाखियाँ हटी अदम एतमाद हो गया, वो हो गया। मेरी राय उस वक्त ये थी कि आप हुकूमत ना बनाएं, इलेक्शन में जाएं। लेकिन अब जो हमने हालात देखे हैं, शायद मेरा वो उस वक्त जो व्यू पॉइंट था वो दुरुस्त नहीं था। क्योंकि आप 7 महीने का उस वक्त आपको केयर टेकर सेटअप चाहिए था। जो मुल्क के हालात थे वो केयर टेकर सेटअप उसे डील नहीं कर सकता था। तो इसलिए हुकूमत बनी। हुकूमत कोलिशन के अंदर भी, हमारी जमात के अंदर भी बहुत सी राय थी कि आप चंद रिफॉर्म करें और हुकूमत छोड़ दें। लेकिन फिर ये बात नज़र आई कि चंद रिफॉर्म से बात नहीं बनेगी। आज अगर आप हुकूमत छोड़ते हैं, और ये हुकूमत एक वसी बुनियाद की हुकूमत है जो फैसला करने की सलाहियत रखती है,
सर अगर हम इनको दो स्टेटमेंट से आपकी जोड़ कर देखें, जी। जैसे आपकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें आपने ये कहा था कि जब तक ताकतवर हलकों का सपोर्ट नहीं होता नो कॉन्फिडेंस मोशन कामयाब नहीं हो सकता। इन वन ऑफ योर इंटरव्यूज बिफोर द नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज नहीं, टेबल्ड। ताकतवर हल्कों की सपोर्ट की मैंने बात नहीं की। मैंने कहा जब बैसाखियां हुकूमत से हटेंगी, आई सी, और हमें वो आपको लगता है कि हमें वो सपोर्ट नहीं चाहिए। जो अदम एतमाद तैयार है, नंबर्स पूरे हैं, लेकिन जब वो सपोर्ट हटेगी, बैसाखियां हटेंगी, तो अदम एतमाद हो जाएगा। जो कि इन योर व्यू हट गई नवंबर पिछले गुज़िश्ता साल जी नहीं, नवंबर में नहीं, ये अभी आपके मार्च तक वो बैसाखियां कायम थी। आपके सामने जॉइंट सिटिंग हुई, बजट पास हुआ, फाइनेंस बिल पास हुआ, उस वक्त थी, उसके बाद नहीं थी, तो अदम एतमाद हो गया। अच्छा सर, एक और जब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला, उन्होंने भी ये बात कही थी, और वाकईतन हुकूमत में आने के बाद भी आपकी जमात में कुछ लोगों का ये व्यू था, जिसमें मरियम नवाज साहिबा कुछ जलसों में भी ये बात कर चुकी हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए, हम क्यों पिछले वालों का बोझ उठाएं। ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक पॉइंट पर ये तक कहा कि हम बहुत कीन नहीं थे नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए। जी मैंने यही कह रहा हूँ कि देखिए, नो कॉन्फिडेंस तो जब हालात हों तो करना चाहिए, क्योंकि जब आपको नज़र आए कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, मुल्क के मसाइल में इजाफा कर रही है, अवाम की तकलीफ में इजाफा कर रही है, तो आप उसके खिलाफ जो भी आईनी तरीका हो इस्तेमाल करें। राइट, वो हमने किया। उसके बाद मैंने बताया कि हुकूमत में जाना ना जाने का इशू था, लेकिन हालात ये बताते हैं कि आपका हुकूमत में जाने की ज़रूरत थी कि आप हालात को दुरुस्त कर सकें। तो गोया ये कि आपने उसका एक सियासी कीमत है, एक बड़ी सियासी कीमत हमें अदा करनी पड़ेगी। हमें इस बात का एहसास है, क्योंकि लोग मुल्क के तमाम मामलात को नहीं समझते। जैसे आपने कहा कि रिलीफ चाहिए या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जी जी, यहाँ तो जो हालात हैं, आपने बड़े मुश्किल फैसले करके मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम देना है, निज़ाम को इस्तेहकाम देना है, उसके बाद दुरुस्तगी शुरू होगी। तो ये एक लंबा सफ़र है, और इसी वजह से आपने कहा कि जो बाद में ऐसी आरा थी आपकी जमात में, फिर आपने उसको भी रिव्यू किया कि इन ब्रॉडर इंटरेस्ट, आपने कहा कि इस वक्त मुल्क इस हालत का हामी नहीं हो सकता। हालात आपके सामने थे, रिव्यू खुद ही हो जाता है जब हालात नजर आते हैं, उसके हल आपको नजर आते हैं, और केयर टेकर सेटअप इन मामलात का मुकाबला नहीं कर सकता। सर बजट के बारे में, अब जैसे आपने फरमाया शुरू में, आपके जो इनिशियल असेसमेंट था, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर बड़ा एक क्लियर कट हमें फैसला नजर आ गया है गवर्नमेंट का कि अब अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं बैन अल-अक़वामी सतह पर अगर खाम तेल की कीमतों में कमी आती है, वो शायद हम अब अपने आवाम तक ट्रांसलेट ना कर पाएँ, उसका फ़ायदा ना पहुंचा पाएँ, क्योंकि आप कहते हैं कि आपने डेवलपमेंट जो लेवी है वो भी बढ़ाना है, GST भी बढ़ाना है पेट्रोल पर, तो उसका फ़ायदा तो ऑब्वियसली आवाम को नहीं मिलेगा। और उसको आपको पता है, आपके जो सियासी जितने भी हरीफ हैं वो कंपेयर करते हैं आपके पिछले बयानात से कि जब आप कहते थे कि जब पेट्रोल कम है आलमी सतह पर तो उसका आवाम को आप फौरी रिलीफ दें, आप उनको क्यों उससे महरूम रख रहे हैं? जी एक फ़र्क है ना, फ़र्क ये है कि माजी में दो किस्म के टैक्स लगे होते थे पेट्रोल पर। करेक्ट। एक पेट्रोलियम लेवी थी, एक सेल्स टैक्स था। करेक्ट। हुकूमत पाकिस्तान ने, जो भी हुकूमत हो, इस रियासत की हुकूमत है, उसने IMF से एग्री किया कि हम 30 रुपये का टैक्स भी बरकरार रखेंगे, सेल्स टैक्स भी बरकरार होगा, और हर महीने 4 रुपये का इजाफा किया जाएगा। जो शौकत तरीन साहब और रज़ा बाकर साहब ये सब फैसला हो चुका था, ये एग्रीमेंट आप साइन करके आई हैं। करेक्ट। आपने उसकी 2 हफ्ते बाद मुकम्मल नफी कर दी। आपने जो 30 रुपये थे वो भी खत्म कर दिए, जब आपकी हुकूमत जाती है आपको नजर आई। आपने सेल्स टैक्स भी खत्म कर दिया, और आपने 10 रुपये कीमत भी बढ़ा दी और कीमत फ्रीज कर दी। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि आप कीमतें खरीद से कम पर पेट्रोल और डीजल फरोख्त कर रहे हो। ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता। सस्ता खरीदे, महंगा खरीदे और सस्ता महंगा खरीदे सस्ता बेचें, ये दुनिया में कोई मुल्क नहीं कर सकता। माजी में आपके पास 2, 4, 8 रुपये कीमत बढ़ती थी, आपके पास 30 रुपये का टैक्स और 17% की सेल्स टैक्स मौजूद होता था, जिसमें आप उसको एब्जॉर्ब कर सकते थे। वो चॉइस होती थी आपके पास। आज वो चॉइस नहीं है। आज जितनी कीमत बाजार में बढ़ेगी वो आपने सब्सिडी देके पूरी करनी है। अगर आपने वो पास ऑन करनी है। राइट। सब्सिडी वो चीज होती है जिसकी बजट में प्रोविजन की जाती है। जिस चीज की बजट में प्रोविजन ना हो वो अजाफी बोझ होता है, अजाफी कर्जा लेकर पूरा करना पड़ता है। तो ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है कि आप पेट्रोल पर बिला तफरीक आप पेट्रोल की कीमत कम रखें और उसको अजाफी कर्जे लेकर 100-125 अरब महीने के हिसाब से
अवाम में तकसीम तो यानी शायद साहब आप उसको जोड़ रहे हैं जो IMF के साथ मुआहदा हुआ, लेकिन दूसरी बात मायदे की जोड़ने की बात नहीं है। आज मायदे को एक तरफ रख दें, आज मैं बात कर रहा हूँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें खरीद की और कीमतें फरोख्त की। और आपके हिसाब से बतौर ऑपोजिशन भी आपने कभी ऐसी बात नहीं की कि पेट्रोल अगर आलमी मार्केट में महंगा है हमने तो ये मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है। हम तो ये कहते थे कि आपके पास ये 45 रुपए के करीब कुशन होता है, तो आप वहां पे अवाम को रिलीफ ये जो दो टैक्सेशन दो टैक्सेशन है 45 रुपए से ज्यादा की बनते हैं, हाँ। वहां पे रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन सर अभी क्या ये बात नहीं की गई है कि अगर पेट्रोल की कीमत कम भी हो तब भी आप वो रिलीफ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जितना कम होगा उतना ही ज्यादा आपकी जो डेवलपमेंट लेवी है और GST है वो आप बढ़ा देंगे। अभी तो जीरो पे है ना, इसका कोई टैक्स नहीं है। जी जी। अब आपने IMF से एग्रीमेंट किया हुआ है Which you will have to honor, कि 30 और 17% और 4 रुपए आज जीरो है। हाँ। तो जब भी कुछ कीमत में कमी आएगी, कुछ आप पास ऑन करेंगे, कुछ आप रखेंगे, ताकि ये टैक्सेशन जिससे आपको रेवेन्यू आएगा, हुकूमत की आमदन भी होती है। दुनिया के अक्सर ममालिक में उनकी सबसे बड़ी आमदन जो होती है सिंगल सोर्स वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे होती है। आज हमारे मुल्क में जीरो पे है। लेकिन सर आपको ये भी नहीं लगता, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स को, फाइनेंस और ऑयल सेक्टर को बहुत अच्छा समझते हैं, कि ये फिर भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और किसी भी मईशत का इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर इन्हिसार होना, एक तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन इससे मनफी असर खाती है, ऊपर से आपका जो ऑलरेडी टैक्स वो जो आपका तबका है जो वैसे भी टैक्स दे रहा है, जो डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, उसके ऊपर भी इसका एक बोझ आता है। है तो ये इनडायरेक्ट टैक्स सर एट द एंड ऑफ द डे। इनडायरेक्ट टैक्सेस का एक बड़ा हिस्सा होता है और ये सबसे बड़ा इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, अब इसमें अगर आप यहाँ नहीं लगाएंगे, किसी और चीज़ पर लगाना पड़ेगा, वो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन होगी। अगर आप वो भी नहीं करेंगे तो आपको इजाफी कर्जा लेना होगा, उसका बोझ भी अवामी बर्दाश्त करेंगे। या फिर आप टैक्स नेट बढ़ा दें, आपके टैक्स देने वालों की तादाद बढ़ा दें। टैक्स नेट क्या बढ़ाएंगे? कि आप रेट्स बढ़ाएंगे या टैक्स नेट क्या बढ़ाएंगे? उसमें इतनी गुंजाइश नहीं है। आई सी। अच्छा सर, IMF के साथ आप लोगों ने काफी कोशिश की कि आप उस मुआहदे को रीविजिट करवा पाए, क्या वजह थी कि इन योर व्यू नहीं हो पाया? देखिए, मुआहदे रीविजिट नहीं होते, मुआहदे रिव्यू होते हैं कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। हाँ। जब आपकी प्रोग्रेस सिफर हो तो फिर आप क्या उनसे रिव्यू में बात करेंगे? जब वो कहें कि आपने ये हमसे एग्री किया था और आपने 3 हफ्ते बाद सब बातों की नफी कर दी, हम आज एक गैर जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से देखे जाते हैं। इसकी कीमत आप अदा कर रहे हैं बदकिस्मती से। तो हमेशा हुकूमत जो होती है उसको बड़ी जिम्मेदारी से इन चीज़ों का, इन बातों का फैसला करना पड़ता है। गैर जिम्मेदारी का रवैया एक जिस तरह इस हुकूमत ने, इमरान खान की हुकूमत ने आखिरी दिनों में किया है, इसकी ये मुल्क पर इसके बड़े गहरे असरात हैं। अच्छा सर, आपका जाहिर है आपकी प्रेजेंस से मुस्तफीद होते हुए OMCs का कोई कहते हैं 50 से 60% तक अभी भी मार्जिन है, मतलब I mean 50 से 60 रुपए OMCs भी बतौर मार्जिन अभी भी ले रहे हैं। ये शौकत तरीन साहब का एक अपनी वन ऑफ हिज लास्ट प्रेसर्स एक बयान था, आपकी इस पे क्या फैक्चुअल पोजीशन है? शौकत तरीन साहब इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, अगर वो कहते हैं तो मुझे बड़ी हैरानगी की बात है। ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, इनका मार्जिन का तयन भी ओगरा करता है और डीलर का मार्जिन भी, ये दुनिया में कहीं नहीं है। ये इन दोनों के मार्जिन जो हैं ये हमारे मुल्क में हुकूमत और ओगरा करते हैं और ये बहुत कम मार्जिन है। बिल्कुल। दुनिया में इसको डीरेगुलेट कर दिया गया है, हमारे मुल्क में भी डीरेगुलेट कर दिया गया था, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाई। आज भी ज़रूरत है, ये मार्केट फोर्सेस को आप डिफाई नहीं कर सकते। इस तरह अगर आप एक पेट्रोल पंप की जो इकोनॉमिक्स है उसको देखें तो आप यकीन कर लें कि बगैर चोरी किए या मिलावट किए वो अपना कारोबार कर ही नहीं सकते अक्सर पेट्रोल पंप। तो जब इस किस्म के आप हालात पैदा करेंगे तो वो मार्केट की नफ़ी करते हैं, नुकसान अवाम को होता है। लेकिन सर इसकी वजह से क्या रेगुलेशन की ज़रूरत और बढ़ नहीं जाती उनके ऊपर? नहीं, रेगुलेशन आप ये करते हैं कि प्रोडक्ट सही मिले। अगर मैं ये फैसला करूंगा कि आप कितने रुपए कमाएंगे, आप उस रुपए में कारोबार ही नहीं कर सकते। आई सी। तो फिर कैसे, फिर आप चोरी करेंगे ना। तो इसलिए दुनिया ने इसको मार्केट पे छोड़ दिया, कंपटीशन पे छोड़ दिया। जैसे आपको याद होगा सर, एक पिछली हुकूमत के टाइम पे क्राइसिस आया था जब पेट्रोल की कीमतें इन्होंने कोविड के दौरान कम की थी, तो पेट्रोल नायाब हो गया था मुल्क भर में। उसके ऊपर एक इंक्वायरी वगैरह भी खुली थी जिसपे नदीम बाबर साहब को इवेंचुअली इन्होंने सैक किया था। वो भी इसी बात के हवाले से था कि नहीं, उसमें मार्जिन की बात नहीं थी, वो कीमत की बात थी। हमारी कीमतें जो हैं वो डिटरमिन होती हैं जो पिछले 15 दिन के शिप्स आए होते हैं PSO के, जी उनके हिसाब से। वहां पर उन्होंने इंपोर्ट बंद कर दी, 6 हफ्ते इंपोर्ट बंद रखी। दुरुस्त।
तो कीमत वही रखी जो 6 हफ्ते पहले की शिप्स की थी, जो कोविड के ज़माने में बहुत कम कीमत हो गई थी। जब आपने इंपोर्ट खोली तो कीमत बहुत बढ़ चुकी थी। तो यानी आपने नाजायज वही मलबा रखी। डाला गया आपने ओएमसीज पर जी नाजायज मलबा डाला गया उस जी वक्त। वो सारे डूब गए। अब ये पॉसिबल नहीं था कि आप महंगा I see. शिप लेकर आए और सस्ता बेच दें। सबने लाना ही बंद कर दिया। क्योंकि सर आप लोग बतौर अपोजिशन जाहिर है पीडीएम उस वक्त इस पे काफी क्रिटिसाइज करते थे देखिए, पीटीआई क्रिटिसाइज की बात नहीं है, ये तो बेसिक अकल की बात है ना कि प्राइस जब बढ़ गई है दुनिया में तो जब शिप आएगा वो सस्ता कैसे बेचेगा। फिर ठीक है, तो आपको लगता है कि वो अनड्यू सारा मामला था। अच्छा वो सर, नलायकी देखें, एक इनकॉम्पिटेंस होती है, एक निगलेक्ट होती है, हाँ और एक पता नहीं उसमें एक करप्शन का एलिमेंट भी हो सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं ये मुल्क को नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे नदीम बाबर साहब को सैक किया गया था उस मामले पे, वो आपका योर टेक ऑन दैट, वो आपको लगता है ठीक था? क्योंकि उसके बाद इंक्वायरी पता वगैरह नहीं तो किस थी। मामले पर सैक किया गया, ये उनकी हुकूमत के मानो। वो अक्सर लोगों को सैक कर देते थे। पहले कहते थे यही हैं जो सब मामलात को, वहाँ बहुत से लोग सैक हुए, दूसरी जगह चले गए, वहाँ भी सैक हुए, तीसरी मिनिस्ट्री में आ गए। सही, वो एक सर्कस लगी रही। लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज नहीं निकले कि आया आपने नहीं, अगर किसी आखिर को सैक बताते किया ना तो कि भाई इस बंदे ने क्यों किया? गलती की है, गलती की, हमने इसको सैक कर दिया, बड़ी अच्छी बात है। गलती को डिफाइन करते, गलती सी हुई है। अच्छा सर, गलतियों की दुरुस्तगी के लिए क्योंकि आप आए हैं, एट बेस्ट आपके पास 1 साल का ही वक्त है अगर असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी भी कर लेती है। तो इन दैट केस जाहिर है अभी आप मान रहे हैं कि आप एक सियासी कीमत चुकाएंगे, खासतौर पर सियासी कीमत अदा करेंगे। हाँ अदा करेंगे, तो आप उसको आप अगर मान रहे हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन अगर उसको आप मिटिगेट करना चाहें इस मुख्तसर अरसे में, आप उसको किस मेजर के थ्रू मिटिगेट कर पाएंगे ताकि आपका इलेक्टोरल वोट बैंक कुछ तो बेहतर हो जब आप इलेक्शंस में जाएं? देखिए, एक मुल्क का मुफाद होता है, एक सियासी मुफाद होता है। तो सियासी जमातों को, इसीलिए सियासतदान होते हैं, इसीलिए सियासी जमातें होती हैं, वो ऐसे मुश्किल हालात में अपना मुफाद कुर्बान करती हैं और मुल्क के मुफाद को देखती हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि मुश्किल फैसले करें, यकीनन सियासी कीमत होगी, उसके बाद मईशत में इस्तेहकाम आए और दुरुस्त की तरफ जाएं। और हमें उम्मीद है कि अवाम इस बात को कबूल करेंगे कि आज ये जो खराबियां हैं ये हमारी की हुई नहीं है, लेकिन इनको बर्दाश्त करना, इनकी इस्लाह करना, ये हमारे हिस्से में आया। अच्छा सर, सियासी कीमत को आप कुछ एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे? ये जितना भी वक्त अब आपके पास होगा इस बजट के बाद, और जाहिर है अगला आने वाला साल भी अगर है आपके पास, तो मुल्क के मुफाद कुर्बान करके नहीं, मुल्क का मुफाद आप कुर्बान नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर हमारी मईशत है, आप वो बेराव रवि जो रास्ता इमरान खान ने अपनाया था कि ये भी उधर कर दो, ये भी उधर कर दो, फैसले कोई करो ना, तो वो चीज़ आप तो नहीं फिर कर सकते। अवाम के आपको ऊपर जिम्मेदारी से मुल्क चलाना पड़ेगा, मुल्क को इस्तेहकाम देना पड़ेगा, और वहीं से हमारी जो सफ़र है रिलीफ का समझें या मईशत के बढ़ने का, वो शुरू होगा। अच्छा सर, एक और जाहिर है बात आती है कि हम मुआशी तौर पर हमने कभी अपना बेसिक ढांचा ठीक नहीं किया, जिसकी वजह से हमें बार बार IMF की तरफ जाना पड़ता है। ये एक डेट ट्रैप है जिसमें हम फंसे हुए हैं। आपकी हुकूमत भी थी, जाहिर है आप भी एक IMF प्रोग्राम का हिस्सा थे जो कि आपने मुकम्मल किया। फिर उसके बाद इस हुकूमत ने भी, जो आउट गोइंग थी, उन्होंने भी IMF, गोया ये ताखीर सही, लेकिन उन्होंने भी सब्सक्राइब किया IMF प्रोग्राम को। इस्लाहात नजर नहीं आई। क्या अब आप किसको कहते हैं? सबसे बड़ी इस्लाह मुल्क में सियासी निज़ाम की इस्लाह है। जिस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर सकता। हर चीज़ का हल ग्रोथ में है। करेक्ट। जब आप ग्रोथ दे सकेंगे मुल्क को तो आपके माशी मामलात दुरुस्त होंगे, और ग्रोथ की बुनियाद सियासी निज़ाम की मजबूती पे होती है। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हों वहाँ पर सियासी निज़ाम नहीं चलता। जब आप आर्टिफिशियल तरीके से हुकूमतें बनाएंगे, आप आर्टिफिशियल तरीके से लोगों को इलेक्शन जिताएं और हरवाएंगे, तो फिर उसकी कीमत आपको अदा करनी पड़ती है, और हम आज कीमत अदा कर रहे हैं। PTI वाले आपसे ये कहते हैं कि आपने उनका इस्तेहकाम क्योंकि ख़राब किया, तो इस वजह से हमें मईशत में, हमें इतना मतलब ब्रीफ अरसे में मईशत ख़राब हो गई। जी देखें, कहना तो हर चीज़ बड़ी आसान है ना। मुझे बता देना कि कोई दुनिया का मुल्क कीमतें ख़रीद से कम पे पेट्रोल डीजल फ़रोख्त कर सकता है? आप IMF के प्रोग्राम में गए हैं, आपने उसका हर तरह से तोड़ दिया। मुल्क का जो एतबार था उठ गया मालियाती इदारों का, ये कीमत तो आप करके गए हैं, तो अब उनको इस्तेहकाम देना पड़ेगा। ये अब बातें करना बड़ा आसान होता है, जो तबाही 4 साल में आपने की है। तो यानी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इन योर अप्रिसिएशन जुमरे में नहीं आता? कौन सी चीज? इनको नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू नहीं, हटाना। बिल्कुल, वो तो इस्लाह है मुल्क की, वो तो निज़ाम की इस्लाह है। एक हुकूमत नाकाम हो गई है,
वो मसनूई तरीके से बैठी हुई है, बैसाखियों के सहारे बैठी है, उल्टे सीधे फैसले कर रही है, उल्टे सीधे कानून बना रही है, तो उसको हटाना तो सियासी तौर पर हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा शाहिद साहब, आप माशाल्लाह हमेशा बड़े वोकल रहे हैं इस बारे में, अभी भी आपने खासी दफ़ा बैसाखियों का तस्करा किया। क्या ये वन पेज थ्योरी, जिसके ऊपर आपको पता है इमरान खान साहब आखिरी रोज तक भी खासे वो एम्फेसाइज करते थे और वो ये इंप्रेशन देते थे कि ये अभी भी एग्जिस्ट करती है, कोई मसला नहीं है, ये कितनी जरूरी है किसी भी हुकूमत की रनिंग के लिए, और क्या एक डेमोक्रेसी में ये जरूरी होनी भी चाहिए? जी बिल्कुल, ये इसके बगैर मुल्क नहीं चलते, लेकिन वो वन पेज आइन का पेज होना चाहिए। अगर वो और पेज होगा तो फिर मामले खराब होते हैं। आइन के अंदर सब इदारे रहें, आइनी रिलेशनशिप्स रखें और हर मामले में मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। इसलिए ही हुकूमतें बनती हैं, इसीलिए यही इदारे होते हैं। अगर हम उन मामलात से बाहर निकल के एक निज़ाम में मुदाखलत करेंगे तो फिर हालात ख़राब होते हैं। राइट। अच्छा सर, आप क्योंकि ग्रैंड डायलॉग की भी बात कर रहे हैं और पीटीआई वाले आपको ये कहते हैं कि ग्रैंड डायलॉग आप एक तरफ वो प्रपोज कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ उनके लोगों के ऊपर केसेस बन रहे हैं और पकड़ धकड़ हो रही है, तो ये दोनों चीज़ें साथ कैसे हो सकती हैं? अगर आपने ग्रैंड डायलॉग में तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलाना है तो क्या पीटीआई उन स्टेक होल्डर्स में पीटीआई आपके लिए शुमार करती है? नहीं, तमाम सियासी जमातें हैं। कौन सा पीटीआई का आदमी गिरफ्तार हुआ है? किसकी बहन या बेटी को जेल में डाला गया है? किसी पर हीरोइन डाली गई है? इसलिए बात वो करे, इसलिए हमेशा काम वो करना चाहिए जो सह सके आदमी। हमने किसी को ना जेल में डाला है ना डालना है, लेकिन अगर किसी ने करप्शन की है उसको उसका जवाब देना पड़ेगा। जिसने मुल्क के हालात को खराब किया है उसका जवाब देना पड़ेगा। और सर वो बात अपनी जगह पर है। आज मुल्क की बात करें, हमने सबने जेल काटी है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं 18 महीने वो जेल में रह कर आए हैं। किस मकसद के लिए? क्या मकसद था आपका? लीडर्स अपोजिशन को जेल डालना हुकूमत 100 दफ़ा सोचती है, आपने 2 दफ़ा जेल डाला। आपने मुकदमे बनाने की कोशिश की, तफ्तीशें की, कुछ आपको मिला नहीं, तो उस बातों को रहने दें। हम कोई इंतकाम लेने नहीं आए, हम तो मुल्क की बात कर रहे हैं। और आपके हिसाब से वो तो क्योंकि यही बात करते हैं ना कि आप लोग, क्योंकि आपकी ये बात दुरुस्त है कि किसी को जेल में एज फार एज वी नो अभी तक कोई जेल में नहीं है, लेकिन केसेस वो कहते हैं कोई माहौल नहीं है जिसकी वजह से ग्रैंड डायलॉग बने। क्या इसका एटलीस्ट माहौल यही होता है जो मुल्क के अंदर है। पार्लियामान छोड़कर वो गए हैं। अगर वो सिर्फ हुकूमत करने आए थे तो हुकूमत से हटे हैं तो पार्लियामान छोड़ दिया। तो पार्लियामान से में के अंदर जो उनका अपोजिशन रवैया रहा है वो भी आपके सामने है। जो उन्होंने गलत कानून पास किए थे बगैर मुशावरत के, वो सारे वापस हो गए। अच्छा तो फिर इन सारे मामलात का असर तो ना हुआ ना। तो आज जरूरत यही है कि सब एक टेबल पे, उसमें सिर्फ सियासी जमातें नहीं है, इसमें फौज भी है, इसमें इंटेलिजेंस के इदारे भी हैं, इसमें जुडिशरी है, इसमें मीडिया है, ये सब बैठे और मुल्क की बात करें। लेकिन सर, अच्छा आप जिन रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, अब अगर उनके ऊपर पीटीआई को, वो आपकी बात बिल्कुल सही है, अपनी जगह बजा है कि अगर वो खुद पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तहत अगर पीटीआई उस पूरे मुशावरती अमल में ना हो और आप इन रिफॉर्म्स को करे बगैर, एक मुशावरत कंसेंसस के साथ करे बगैर आप इलेक्शंस में चले जाए अगले साल, तो क्या होगा सर? एक और क्राइसिस हो जाएगा हर इलेक्शन के बाद। इस मुल्क में क्राइसिस नहीं होता। आप शामिल हो ना मुशावरत में। इलेक्टोरल रिफॉर्म आपने करना है जी। आपने रात के अंधेरे में यहाँ पर कानून पास किए, गैर कानूनी तौर पर कानून पास किए। हालांकि इलेक्टोरल प्रोसेस, जो भी चीज़ें मुस्तकिल होती हैं, उनका असर मुल्क के निज़ाम पर पड़ता है, हमेशा कंसेंसस से किए जाते हैं। हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म किए थे, 2.5 साल से ज़्यादा का अरसा लगा, सैकड़ों मीटिंग्स हुई और रिफॉर्म हुए थे। पीटीआई भी शामिल थी उसके अंदर। इलेक्शन उन्होंने रिफॉर्म किए, उन्होंने कमेटी बनाने से इनकार कर दिया, स्पीकर वादे करके भी मुकर गया, और आपने रात के अंधेरे में इलेक्टोरल रिफॉर्म सो कॉल्ड कर दिए, ईवीएम मशीनें आएंगी और फलाना होगा। अब वो सब वापस हो गया, बात खत्म हो गई है। अभी भी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल्कुल एक कमेटी बननी चाहिए, जो कि बनी भी है, पार्लियामेंट्री कमेटी, सब उसके अंदर शामिल हों। पीटीआई के लोग सेनेट में शामिल हैं, आ जाए। टेक्नोलॉजी का सर लेकिन इस्तेमाल आपके व्यू में नहीं होना चाहिए इलेक्शंस के लिए? टेक्नोलॉजी वो जो हम पैदा ना करे, और वो टेक्नोलॉजी जो आपको हकीकी मानों में एक फेयर इलेक्शन दे सके। हमारे जो निज़ाम है इलेक्शन का, वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसके अंदर 4 घंटे में रिजल्ट आ जाते हैं। बिल्कुल। हमने 9 इलेक्शन करवाए हैं 1985 के बाद। वो निज़ाम चलता है, कामयाब है। सिर्फ प्रॉब्लम आता है जब उस निज़ाम में इंटरफियरेंस होती है,
इलेक्शन चोरी होता है। इलेक्शन चोरी करने से आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं बचाएंगे, बल्कि अगर आप ये इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम, ईवीएम तो खैर एक नाकाम निज़ाम है ना, दुनिया में सिर्फ 6 मुल्क रह गए, वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो हम वो निज़ाम लेकर आ रहे थे, दुनिया में कहीं नहीं है, जो ख़त्म हो चुका है, वो पुराना निज़ाम है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम होगा उसके अंदर मज़ीद इबहम पैदा होता है इलेक्शन के रिजल्ट के बारे में। अच्छा सर, इस पे ज़ाहिर मजीद बात करेंगे, लेकिन मुझे एक ब्रेक का चूंकि कहा जा रहा है, फौरी एक ब्रेक लें। लेकिन अगर नाज़रीन इलेक्टोरल तमाम ये रिफॉर्म्स के थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिससे इबहम पैदा ना हो, उस टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या कंसेंसस है और क्या टेक्नोलॉजी इन द फर्स्ट प्लेस उसका इस्तेमाल भी होना चाहिए या नहीं? दिस एंड मोर आफ्टर अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। इलेक्शंस के ऊपर सर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपकी क्या राय है, होना भी चाहिए या नहीं? आपने कहा अभाम पैदा ना हो, लेकिन अगर अभाम पैदा ना हो उस केस में टेक्नोलॉजी ठीक है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल करनी है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी एक दिन में नहीं आती, उसको टेस्ट करना पड़ता है। एक पूरा निज़ाम आपके कानून में निज़ाम मौजूद है, उसमें लिखा हुआ है कि ये कैसे होगा, ये कानून मौजूद है। ये बिल्कुल दुरुस्त इलेक्शन एक्ट 2017 के रिफॉर्म्स में है, और वो आपको पहले कहते भी यही थे कि ये तो आप खुद अपने उसी एक्ट में लाए थे जो आपके दौरे हुकूमत उसके अंदर ईवीएम्स टेस्ट हुई थी 3 दफा और 3 दफा फेल हो गई थी। इसलिए उस निजाम उसको पढ़े कि क्या। लेकिन सर आरटीएस चला था उसमें, आपके उस वक्त जो टेस्टिंग के मराहिल थे उनमें आरटीएस अगर चल गया तो 2018 में क्यों आरटीएस आप इलेक्ट्रॉनिक निजाम की बात कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक निजाम में पिछला जो इलेक्शन हुए 2018 के, उसमें सिर्फ एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक था जो आरटीएस रिकॉर्ड ट्रांसफर सिस्टम था, वहीं पे सारी गड़बड़ हुई, उसको बंद कर दिया गया। यहाँ पर रिजल्ट चेंज हुए, वो रिजल्ट भेज दिए गए, वो रिजल्ट नोटिफाई हो गए। अब आप रोते नहीं। इसलिए ये मैं ही कह रहा हूँ कि आरटीएस हो, कोई इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम हो, ये इलेक्शन की चोरी बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि उसका सहूलतकार बन जाता है। फिर इसी वजह से आप लोगों को जो एक्सपेट्रिएट्स को ये लोग वोटिंग राइट्स देते हैं, उसके ऊपर सर क्या आपका ख्याल है कि वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? वोटिंग राइट मौजूद है, आज भी है, आज से पहले भी था। आके यहाँ वोट दे दें अपने। जी, यहाँ आके वोट दें, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही है। अगर आपने उनके लिए एक अलग निज़ाम बनाना है तो उसकी भी टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी, या उनकी कोई निशिस्तें मखसूस कर दें उनके लिए, जैसे पीपल्स पार्टी। वो एक अलग बात है, वो तो एक आईनी तरमीम है, ये तो इलेक्शन का निज़ाम में तो नहीं है। नहीं है, ये पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि बिल्कुल एक आईनी तरमीम कर दें। उसमें फिर आप ये देखें कि आपके लोग कहाँ पर हैं। आपके आधे से ज़्यादा लोग उन ममालिक में हैं जो पाकिस्तानी सिटीजन हैं जहाँ पर इलेक्शन नहीं होते, तो वो कैसे हिस्सा लेंगे? फिर आपके बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक, जिस तरह यूरोप में हैं या अमेरिका में हैं, बड़ी कम्युनिटीज़ जो है जिन ममालिक में हैं, उनके पास डुअल सिटीजनशिप है। क्या उनको ये फैसला करना है कि क्या उनको इस मुल्क के निज़ाम में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर कल मसलन अमेरिका का जो ओथ है सिटीजनशिप का, वो किसी भी दूसरे मुल्क से जो वफादारी है उसके मना करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उससे कॉन्फ्लिक्ट। तो फिर अगर आप एक मुल्क से वफादारी ही नहीं रख रहे तो आप कैसे उस मुल्क के निज़ाम में वोट डालकर हिस्सेदार बनेंगे? ये सवालात हैं जिनके जवाब चाहिए। फिर तो उस केस में सर अगर इनके जवाब नहीं है तो वो लोग तो यहाँ आके भी वोट का अपना नहीं यूज कर सकते हैं, राइट? जी बिल्कुल नहीं कर सकते, कानूनी तौर पे नहीं कर सकते। ये अगर सवाल का जवाब ये है। जी। अब दूसरी बात ये है कि आपने डुअल सिटीजन को मेंबर बनने का इख्तियार नहीं दिया, वो कौमी असेंबली के मेंबर नहीं बन सकते। फिर वोट आपकी पार्टी के कुछ सेनेटर्स बल्कि इस हवाले से, फिर वोट कैसे देंगे? ये एक बड़े ये सवालात है कि जवाब पार्लिमानी कमेटी के अंदर। आपके इन योर व्यू सर ये हाफ बेक्ड था उस वक्त, बस इन्होंने देखिए जो काम मुशावरत के बगैर बदनीयती से करेंगे उसके असरात गलत आते हैं। ये बात दुरुस्त है कि शाह महमूद कुरैशी कुछ मामलात पे आपके जितने प्रेपोजिशंस थे वो मानते थे, लेकिन खान साहब से उन्होंने कहा था कि वो मानने को तैयार नहीं। तरीकाकार वहाँ था, 2 आदमी आते थे, वो कहते थे हाँ जी बहुत अच्छी बात है, ये तो होना चाहिए। वो 2 दिन बाद आते थे, जी खान साहब नहीं मान रहे। फिर इस तरह तो बात नहीं होती ना।
जो लोग किसी कमेटी में आते हैं या बात करने आते हैं वो मैंडेट लेकर आते हैं फैसलों का। टॉकिंग ऑफ खान साहब सर, कल भी उन्होंने खासी अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि अब ऐसा लगता है इस बजट के बाद से कि 1-1.5 माह में ये हुकूमत जा रही है और आईएमएफ आपको इस बजट के ऊपर किसी तरह से अग्रीमेंट या इंडोर्समेंट नहीं देगा। ये बातें उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा हम ताकतवर हलकों के पांव नहीं पकड़ेंगे, हम अवाम में जाएंगे। अवाम में, बिल्कुल अवाम में मार्च 8 से पहले क्यों नहीं गए? हम तो कह रहे थे, हम तो 2 साल से कह रहे हैं कि आज वो कह रहे थे ना, उनको यकीन ही नहीं था कि आप लोग आएंगे या तो नो बस अब वो आ कॉन्फिडेंस गए, तो अब अपनी इंतजार करें जब 2 अगस्त के बाद। और जो ये कह रहे हैं 1-1.5 माह में हुकूमत जा रही है, उनको बजट से ये तासुर मिला है। ख्वाहिश होगी कि बजट में आईएमएफ का प्रोग्राम का हर शिक वो तोड़ कर गए ना। उनको ये तवक्को है कि मैंने जो तबाही की है, और उनके व्यू में अभी भी आपने आईएमएफ की मुकम्मल तायीद नहीं की है बजट। आईएमएफ उन्होंने किया था, वो जानते हैं क्या है कि क्या क्या उन्होंने वहां पर फैसले किए। तो आपने तो उसको बारूदी सुरंग वगैरह कह के बारूदी मुखातिब सुरंग किया को है। छोड़ दें, बराई सुरंग को मैं नहीं कहता। आपने एक हुकूमत थी, रियासत पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट किया, आप खुद ही उसको 3 हफ्ते में नफी करके चले गए। उसके असरात मुल्क पर पड़ेंगे। अब आप ये कहेंगे कि उन असरात से हुकूमत चली जाएगी और मुझे फायदा हो जाएगा, तो ये मंतक कम से कम मुल्क के मुफाद में तो नहीं है। अच्छा जो एक वज़ीर-ए-आज़म रहा हो वो ये कहे कि मेरा मुल्क तबाह हो जाए, हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो मुझे कुछ फ़ायदा मिल जाए, ये बड़ी छोटी बात है। लेकिन सर वो कुछ लोग कहते हैं ना कि अभी वो गुस्से में हैं, ज़ाहिर है डिसग्रंटल्ड हैं। क्यों डिसग्रंटल्ड है? क्योंकि वो कहते हैं उनकी हुकूमत को आपने हटा दिया, वक्त पूरा नहीं करने आईनी दिया। तरीके से हटाया है, उनके सामने हटाया है, कुछ छुप कर तो नहीं हटाया ना। वो कहते हैं साजिश हुई है सर, आईनी कौन सी नहीं है। साजिश? 22 लोग उनके छोड़कर आए हैं, इत्तेहादी उनके छोड़कर आए हैं, जिन्होंने 4.25 साल वो ठीक थे। वो आपसे नाला हुए, आपके कामों से, आपकी हरकतों से नाला हुए हैं। इसलिए अदम एतमाद यही होता है तो सियासी सर इस निज़ाम दफा यही कोई होता फोन वो नहीं गए? क्योंकि उनके तो एमएनएज आपने सुना होगा एक अपने रीसेंट इंटरव्यूज में वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको फोन कॉल्स वगैरह जाते थे एट दैट जी पॉइंट इन बिल्कुल, टाइम। मैं खुद आपके सामने कह रहा हूँ, नहीं गए तो बुरी बात है। अच्छा सर, यही हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे, जब ये बैसाखियां हटेंगी, हाँ। ये टेलीफोन कॉलें नहीं जाएंगी, तो ये घर चले जाएंगे। सर आपके कुछ लोगों ने, मतलब दोस्त हुम आई हैव स्पोकन टू पर्सनली, उन्होंने ये कहा कि जो नवंबर वाला मामला है, आपकी हुकूमत में ये भी व्यू था जब आप सोच रहे थे ना कि आप आए इस वक्त इस मुश्किल हालात में, आप मईशत और हुकूमत संभालें या ना संभालें, तो वो कहते थे नवंबर से पहले ये होना चाहिए क्योंकि द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, वरना उस पर खान साहब अपनी मन मर्जी करते और वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह होता। ये बात हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आर्मी चीफ को प्राइम मिनिस्टर लगाता है, जो भी प्राइम मिनिस्टर हो उसकी मर्जी है, ये हमारा आइन कहता है। कोई खदशा नहीं था आपको खान साहब से, जिसके ऊपर वो खुद भी आपको याद होगा क्लैरिफाई करते रहते हैं कि मैं क्या खदशात रख सकता हूँ? मुझे क्या बतौर खदशा है? पार्टी से क्या फर्क पड़ता है? आर्मी चीफ जब मैं हकीकी मानों में आपकी जमहूरियत उस वक्त आएगी जब आर्मी चीफ का अपॉइंटमेंट एक और अपॉइंटमेंट तरह बन जाएगी। इट शुड बी जस्ट अनदर भी अपॉइंटमेंट होगी उसको सारे कबूल करेंगे, मामला आगे चलेगा। हेवेंस डोंट फॉल, ये बात सही है जी बिल्कुल। लेकिन वो जैसे अब उसमें कहते हैं कि वो खुद भी क्लैरिफाई करते हैं सर अपने हर इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि वो मैं नहीं कर रहा था जो आपको लगता है कि मैं कर रहा था। आई मीन अब वो नहीं है ना वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-आज़म जो भी हुआ बना देगा आर्मी चीफ। सर प्राइवेटाइजेशन वाला मामला आपके मुश्किल फैसलों में सरे फहरिस्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मुझे याद है जब आपकी पिछली हुकूमत इसको आगे लेकर बढ़ी थी, अभी जो आपके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी इसकी सख्त मुखालफत की थी और आपकी मौजूदगी से मुस्तफीद होते हुए पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का मामला था। देखिए, पीआईए एक इदारा है, आपको 40-50 अरब रुपये हर महीने हर साल अदा करने पड़ते हैं, आप अदा करते रहें। अगर प्राइवेटाइज ना करें तो बस प्राइवेटाइज ना अदा करनी पड़ेगी, प्राइवेटाइज कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगी। स्टील मिल आपका 20-30 अरब का नुकसान करता था, वो बंद हो गया है, अब उसकी साल की कीमत 2.5 अरब है, तो आपके बिजली की 25-28 अरब बच जाते हैं। असल मसला आपकी प्राइवेटाइजेशन चाहिए वो बिजली के निज़ाम की चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा इस वक्त नुकसान मुल्क को जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो दे रही हैं, तो इसको आपने हल करना है। इस पर इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं। क्या आपकी अपनी कोalition जमातों के दरमियान कंसेंसस होगा? कंसेंसस हो जाएगा। देखिए, जब मुल्क के मामलात हैं, नजर आता है, आपको नजर आता है कि निज़ाम नाकाम हो गया है, वो आज मुल्क की मईशत को डुबोने की तरफ ले जा रहा है, तो आप क्या करेंगे?
क्योंकि उस वक्त एट दैट पॉइंट इन टाइम आल्सो आप फिर उसको, जाहिर है आपने उसको उस मामले वो को जो सस्पेंड कर दिया जो था। अपोजिशन होती है वो आके यही बात करती है, नहीं ये ना करें वो ना करें। फिर अब हुकूमत में है, हालात को उनको इल्म है, तो मेरे ख्याल सब इसको सपोर्ट करेंगे। वैसे शाहिद साहब, आप क्या ये बात मानते हैं कि इमरान खान साहब उस तरह की अपोजिशन आजकल नहीं कर रहे हैं आपकी, क्योंकि वो जो लॉन्ग मार्च था वो भी उनका टिल मतलब वो अब डेफर है अभी इस वक्त, उसका कोई वक्त या दौरानिया नहीं पता। अपोजिशन जमहूरियत में और आइन में पार्लियामान के अंदर होती है। जो आदमी पार्लियामान में जिसने उसको इज्जत दी हो, लीडर ऑफ द हाउस बनाया हो, और वो छोड़कर भाग जाए, तो फिर वो ना डेमोक्रेट हुआ ना वो पार्लियामेंटेरियन हुआ। और सर पार्लियामान के बाहर भी तो होती है। पार्लियामान के बाहर जो होती है वो एजुकेशनल पॉलिटिक्स होती है, आप ज़रूर करें, लेकिन अगर आपने मुल्क के निज़ाम पर असर डालना है तो पार्लियामान के अंदर होता है। पॉलिसी पर तनकीद पार्लियामान के अंदर जी, होती फेर, है। फेर, इसीलिए पार्लियामान में आप इलेक्ट होते हैं ना, बिल्कुल। आपने बाहर रहना वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन उसका लेकिन वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसका मुस्बत असर मुल्क पर नहीं होता। जैसे अगर आप मुल्क के निज़ाम में मुदाखलत करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे, मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, बदनीयती से काम करेंगे, तो फिर रियासत भी हरकत में आती है। कोई मुज़ाकरात या कुछ बातचीत चल रही है आपकी बिहाइंड द सीन्स पीटीआई से या इदारों के थ्रू? क्योंकि अभी वो काफी मेलो डाउन हुए हुए हैं खान साहब, उनका एक तो लॉन्ग मार्च का प्लान भी डेफर्ड है, दूसरा ये कि वो जिस तरह से बहुत एक जमाने में कड़ी तनकीद किया करते थे उसके ऊपर भी वो थोड़ा सा अपनी सियासी हकीकत का इल्म हो गया है, तो अगले इलेक्शन का इंतजार करें और उसमें हिस्सा लें। मेरी तो ये मशवरा होगा उनको। कोई आप लोगों की राब्ते या नेगोशिएशन? राब्ते बिल्कुल, पार्लियामान में आए, आके बात करें, वही राब्ता होता है सियासी जमातों का। इसके अलावा कोई राब्ता नहीं? इसके अलावा कोई राब्ता किस मकसद के लिए? क्योंकि 25 मई के दिन हमें याद है चाहिए, हमने उनको क्या देना है? वही सियासत है, आए पार्लियामान में अपोजिशन का रोल अदा करें। अश्योरेंस बेसिकली उन्हें चाहिए कि हम अगर आए पीसफुली आए तो आप हमें आने दें, धरने के लिए। वो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रास्ता बताया हुआ है, अगर वहाँ बैठे धरने करें, जलसे करें। अच्छा, उस मामले में मुल्क के निजाम में इंटरफियर करेंगे तो फिर मसला होगा। आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही दरअसल खान साहब देख रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनको कुछ अच्छा ऑर्डर आता है लॉन्ग मार्च के हवाले से, तब वो निकलेंगे। उन्होंने कई मर्तबा ये बात मुल्क के मसाइल का हल है, अगर है ना तो करें, अगर आप तोड़फोड़ करेंगे तो फिर उसका आपको भुगतना पड़ेगा। जी। और जब आप एक सूबे की हुकूमत लेकर हमलावर होंगे वफाक पर, तो ये आप क्या सोच लेकर आ रहे हैं? अच्छा सर, आपके जितने इसके अलावा दीगर पीटीआई के लोग तो वो भी हैं, लेकिन आपके अपने हलकों से भी ये आवाज़ें हमें सुनने में आ रही हैं कि आपने जितने केसेस बताए हैं, ख्वाह वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो या वो फरा साहिबा के हवाले से जो केसेस हैं, लीक्ड ऑडियो कॉल्स हैं, इनके ऊपर बाकायदा केसेस बनाए, वरना फिर ये मीडिया ट्रायल ही हुआ ना। क्योंकि वो भी जैसे आपके टाइम पर और आपको खास तौर पे जैसे नैब ने आपको तहवील में रखा था, वो मतलब इन माय ओन नॉलेज वो बहुत एक अनफेयर और अनड्यू किस्म का केस था, उसके कोई सर पैर नहीं थे। तो फिर तो ये वही चीज ना हुई, क्योंकि उनका भी मीडिया ट्रायल ही होगा फिर। जब तक केसेस नहीं बनते, जब नैब एक आज़ाद अदारा, इंडिपेंडेंट अदारा रियासत से मिला हुआ हो और सियासत पर असरअंदाज हो रहा हो, प्रॉब्लम वहाँ पे पैदा होता है। जब आप एहतसाब के नाम पर इंतकाम शुरू कर दें, जब आपके पास कोई केस ना हो और नैब का चेयरमैन और उसके अफसर जो हैं जिनको आपने ही लगाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, मैंने लगाया था, मैं माफ़ी भी मांग चुका हूँ, एक गलत आदमी को लगाया था जिसका अपना एहतसाब आज ज़रूरी है। आज अगर आपने एहतसाब के अमल को देखना है, सबसे पहले जावेद इकबाल चेयरमैन नैब का आपको एहतसाब करना होगा। और मैंने उस दिन भी कहा है कि ये आदमी ज़रा अपने असासे अवाम के सामने रखे, जो तकरीबन 5 साल इस मुल्क में एहतसाब के इदारे का सरबराह रहा हो, उसकी जिम्मेदारी है। मिस्टर खाकान, यू आर द गवर्नमेंट ऑफ द डे। आप मैं गवर्नमेंट ऑफ द डे है, मैं गवर्नमेंट को इस्तेमाल करूं, मैं आपके फोरम को इस्तेमाल कर रहा हूं। सबसे बड़ा फोरम अवाम का होता है। हमने अवामी फोरम पर इस इदारे का, जिससे मुल्क को तबाह किया, मुकाबला किया है, इस चेयरमैन का मुकाबला किया है जो यहाँ पर फिरौन बना बैठा था। तो इसलिए आज मैं अवाम के फोरम पे कह रहा हूँ कि अगर इस शख्स में कोई इखलाकी जुर्रत है तो अपने असासे अवाम के सामने रखे कि मैं जावेद इकबाल नामी आदमी, मेरे ये असासे हैं, ताकि अवाम को पता चले। फिर मेरी गुजारिश है, आप बतौर हुकूमत उनको इस हवाले से पाबंद नहीं करेंगे? बिल्कुल, मैं तो पार्लियामान में बिल पेश करूंगा। मैं तो एफबीआर से कहूंगा कि पूछे जरा इस आदमी से क्या इसके असासे हैं। मैं
ने 35 साल के असासे और आमदन और खर्च अखराजात दिए हैं नैब को, इस चेयरमैन के कहने पर। हालांकि कानून कहता है कि आपने 7 साल के देने होते, मैंने 35 साल के दिए हैं। तो ये अपने आखिरी दिन के असासे बताते छोड़ते हुए, ये जो लोग अपने आप को कानून से बाला समझते हैं, आज एहतसाब की ज़रूरत उनकी है, उनको जवाब देने पड़ेंगे इन सवालों। सर, जिन लोगों ने आपके, जैसे आपने भी फरमाया, जिन लोगों ने इस्तेमाल किया उस शख्स को या उस मखसूस इदारे को, क्या वही अब उनकी पुष्टपनाही नहीं करेंगे? नहीं, इस्तेमाल करने वाला तो इमरान खान है, जिसने एक वजीर रखा हुआ था, एक वजीर रखा हुआ था जो ये करता था। अब वो वजीर भी भाग गया। सबसे पहले, मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले ये वजीर भागेगा, और वो भागा, अरबों रुपए इस मुल्क से बनाकर भागा। तो इन लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। जो कौम की दौलत लूटते हैं, इस दुनिया में नहीं मिले, हिसाब होगा तो कहीं तो एहतसाब होगा। और सर, $1 मिलियन सवाल आखिर में ये फरमाएं कि मियाँ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, इसहाक डार साहब कब वापस आ रहे हैं और उनके किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे? देखिए, मियाँ साहब इलाज करवाने गए थे, बीमार हैं, जैली केसों में। हमें इखलाकी जरूरत होनी चाहिए कि हमने एक मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को, आप उनके केसेस को किसी दुनिया के वकील को दिखा दें, यानी उसमें झूठ आपको टपकता हुआ नजर आता है। कोई कोर्ट उसको प्रेसिडेंट के तौर पे कोर्ट नहीं कर सकता। आपने एक मुल्क के 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत से निकाला, नैब के जज को ब्लैकमेल करके कन्विक्ट कराया, झूठ से कन्विक्ट करवाया, और आज आप कहते हैं वो इलाज करवा रहे हैं, इलाज करा कर आ जाएंगे। आपने सियासत से भी अलहदा किया। इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके कानून की, सियासत से, बुनियादी हक से इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को अलहदा किया। तो ये पूरी ज़िंदगी नाअहल किया। क्या ये वो फैसले हैं जिनको तारीख कबूल करेगी? इसलिए हमें ज़रा बड़े खुले दिल और खुले दिमाग से इन बातों पर फैसले करने पड़ेंगे कि हम करते क्या रहे हैं माजी में, और सबक हासिल करके मुस्तकबिल में इन कामों को ना लेकिन करें। जैसे अब आपकी हुकूमत है, अब उसके लिए जैसे हमने सुना था, आजम नज़ीर तारड़ साहब ने कहा था कि कुछ किया जा सकता है, जो भी सेंटेंसेस हैं या करना चाहिए। देखिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जब इस मुल्क के, जब उनकी अपनी जमात की हुकूमत है, तब ये सवाल और बजा है। मैं देखें, उनकी अपनी जमात होगी ना, कहेंगे इसे अपने आप को बचा लिया है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को आप इंसाफ नहीं दे सकेंगे तो आम आदमी को क्या इंसाफ देंगे? दुरुस्त। ये असल सवाल ये हैं। ज़रा हम सबको, मैं ये कहता हूँ ना, आज हम सब कटहरे में खड़े हैं कि मुल्क के हालात कहाँ पर हैं, और ये सब कुछ हम सब के अमल से यहाँ पर हम पहुँचे, कोई एक इसमें जिम्मेवार नहीं है। सर, ये ब्रीफली इस पे भी कमेंट कर दें, ज़रूरी मामला है ये जो TTP के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। तो बिलावल साहब ने एक ट्वीट किया है कल, फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि इसको पार्लियामेंट में ले जाना चाहिए, और उनकी ट्वीट से कुछ ऐसा रिफ्लेक्शन जरूर आ रहा है, क्योंकि ये जब इमरान खान साहब के दौर में हुकूमत में शुरू हुए थे मुज़ाकरात, आप बतौर अपोजिशन PDM पीपल्स पार्टी इसको एक बड़ी क्रिटिकल नजर से देखते थे। ये मामलात पार्लियामेंट ले जाने चाहिए, एंड हु इज बिहाइंड द सीन्स? देखिए, हमने भी मुज़ाकरात किए थे जी। हमने उस वक्त ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की थी, और वहाँ से मैं जब जरदारी साहब ने भी किए थे। हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल का, उसके बाद एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहां से मैंडेट मिला था, उसके बाद भी मुज़ाकरात हुए थे, और फिर मिलिट्री एक्शन लिया गया था। तो आज जो भी फोरम है, आप NSC में बात कर लें, आप काबीना में बात कर लें, पार्लियामान में ले आए, कोई बात नहीं, पार्लियामान में डिबेट करा लें। और इस बात पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए कि जो उनके बराए रास्त वो लोग हैं जो मुलविस रहे हैं पाकिस्तानियों के कत्ल गारत में, उनके ऊपर कोई जीरो टॉलरेंस है, उनके लिए कोई माफी। देखिए, ये फैसले वही उसी फोरम, उन्हीं फोरम पर होते हैं जी, माफिया भी होती हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये लेकिन ये फैसले कौमें हार्डेंड टेररिस्ट्स आल्सो सर, माफी तलाफी। यहाँ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को माफ किया गया दुनिया में, यहाँ पर जेनोसाइड के मुसलमान को माफ किया गया है। ये कौमी फैसले होते हैं, ये कोई एक शख्स एक इदारा नहीं कर सकता। सही, बहुत शुक्रिया आपका शाहिद खाकान अब्बासी साहब। एक बहुत फ्रूटफुल नाजरीन ये टॉक थी, और बड़े सारे मल्टी फैसेट्स पे हमने आज गुफ्तगू की, डिस्कशन की। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।